Hey everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला. होप यू पीपल आर डूइंग वेल. और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर जून एग्जामिनेशन ऑफ MCO 015 के. ठीक है, मैंने आप लोग से कहा था कि मैं कल वीडियो अपलोड करूंगी, बट ड्यू टू पावर कट मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी. सो वेरी सॉरी फॉर दैट. तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं एंड आई होप आप सभी लोगों के पेपर्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे. आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास मेल आए कि मैम MCO 1 का पेपर आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उसमें से काफ़ी ज़्यादा आया है. सो आई होप कि आगे आने वाले पेपर्स भी आपको इस तरीके से देखने को मिले कि जिसमें मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करें और एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएं. ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोज़ को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. तो चलिए अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस. अब यहाँ पर पेपर के पैटर्न की बात करी जाए तो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वो उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट आपको नया इंट्रोड्यूस हुआ है. ठीक है, तो अभी तक जो पेपर का पैटर्न देखा गया है वो यही है कि यहाँ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और फॉलोड बाय आपके शॉर्ट नोट्स. ठीक है, कुछ डिफरेंसेस हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका FDI एंड आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस है. ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में डिफरेंस. जो बेसिक डिफरेंसेस आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं ये आपको अपने इस सब्जेक्ट में भी देखने को मिलेंगे. ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी मैसेज किया कि मैम क्या हम IBO 03 को कंसिडर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप भी देखेंगे तो मुझे भी यही लगा कि ये दोनों सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सेम ही हैं, तो कंसिडर किया जा सकता है. बट कुछ जो आपके चैप्टर्स हैं वो बिल्कुल हाँ सेम हैं, बट यहाँ पे आपका इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है ना, डेटा और कंटेंट. अगर आप कंटेंट की बात करोगे ना तो थोड़ा कंटेंट में काफ़ी फ़र्क है. ठीक है, और प्लस यहाँ पे डेटा की बात करी जाए तो ये नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है तो इसमें जो आपका डेटा है वो भी अपडेटेड है. ठीक है, तो आपको इसको कंसिडर करना पड़ेगा. तो इसीलिए IBO 3 से हाँ काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, बट अगर कोर्स अलग से डिज़ाइन किया गया है किसी एक सब्जेक्ट के लिए, कोर्स कंटेंट आया है, दैट मीन्स वो सब्जेक्ट से अलग है. अगर सेम ही होता तो क्यों ही इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता, सिंपल सी बात है, राइट. तो हम इसके लिए अलग से ही सेट ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे. ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, डिस्क्राइब द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ फॉरेन ट्रेड, distinguish between inward orientation and outward orientation as objective of foreign trade policy. Also examine changes in the India's foreign policy in this context. Part B हमारा describe the major highlights of India's foreign trade policy of 1520. Part C है, do you think that India's export of services have been increasing? What are the determinants of export services? Describe the need and prospect to push exports of services. ये क्वेश्चन है यूनिट 1 से. और आपको लग रहा होगा मैम आपने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे दिया इसमें. बिल्कुल ज़्यादा दे दिया, क्योंकि इन 3 पार्ट्स में से किसी एक पार्ट पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जामिनेशन में. ठीक है, तो ये मुझे लगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप स्किप कर सको, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पूरा मेंशन करके दिया है. ठीक, क्वेश्चन है हमारा, द न्यू फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कैन बी डिटरमाइंड or described as a minor revolution as far as decision concerning foreign capital is concerned. Elaborate on this and what has been the impact of the new policy discussed with the help of an example. ये है हमारा यूनिट नंबर 2 से. ठीक है, नेक्स्ट है, examine the need of for foreign capital in the Indian economy and discuss the critically the government policy on foreign direct investment. Discuss the trend and pattern of FDI inflow to India since 1991. Do you agree with the view that if India were to shed its inhibition about FDI and follow its footsteps of China, we would be in a position to realize our full potential? Explain this. ये भी आपका है यूनिट 2 से और मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, क्वेश्चन मेरे ख्याल से मुझे जितना लगता है कि आपसे FDI इनफ्लो सिंस 1991 से एक क्वेश्चन तो देखने को मिल सकता है. ठीक, तो इसको ज़रूर से पढ़ना. नेक्स्ट है, explain the term balance of payment. Also distinguish between balance of payment and balance of trade. Why should balance of payment of a country should always balance? Discuss the significance of this equality. Part B है, outline policy measures to meet balance of payment deficit in an emerging economy like India and discuss the trade challenges being faced by India in its strategy to meet the balance of payment deficit. दिस इज़ फ्रॉम यूनिट नंबर 3. और बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने आपको बताया है
हमेशा से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो बीओपी से हमेशा जो जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये बैलेंस क्यों होना चाहिए, मतलब इक्वालिटी की क्या वजह है, क्यों होनी चाहिए, डेफिसिट के लिए क्या मेजर्स हैं और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये सेट ऑफ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो, तो इनको अच्छे से करके जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, डू यू थिंक दैट फॉरेन ट्रेड फैसिलिटेट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री? डिस्कस एंड एक्सप्लेन द रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, highlighting the exports and imports of commodities as well as its destinations. ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 4 से। अब यहाँ पे मैंने हर बार एक चीज़ बताई है कि जब भी आपसे कभी भी क्वेश्चन आए कि आपको यहाँ पे बताना, जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ इंडिया इन फॉरेन ट्रेड, मान लो सिर्फ इतना दिया होता, ठीक है। अगर ट्रेड वर्ड है और फॉरेन ट्रेड लिखा है, इस तरीके से लिखा है, तो ट्रेड ऑलवेज मीन्स इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कभी भी ट्रेड में आप सिर्फ इम्पोर्ट या सिर्फ एक्सपोर्ट को एक्सप्लेन नहीं करोगे। अगर एक्सप्लिसिटली लिखा है दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक। जैसे यहाँ पर आपको देखो बोला है हाईलाइटिंग द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, राइट। अगर नहीं बोला है तो आप मान के चलो कि आपको दोनों ही चीज़ों को मेंशन करना है, क्योंकि ट्रेड इज नॉट जस्ट अबाउट एक्सपोर्ट और नॉट जस्ट अबाउट इम्पोर्ट, राइट, ठीक। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट? एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस, एग्जामिन द थ्रस्ट एरियाज फॉर इंडियाज फॉरेन ट्रेड, हाउ विल यू मैनेज दीज स्ट्रेंथनिंग इंडियाज एक्सपोर्ट? सो दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 4। नेक्स्ट है, what does India need to do in this evolving global trade context? Explain it. Part B है, describe the growth of world trade. Which countries have benefited most from this growth and how? Also examine the strategies which India should follow for enhancing its export. And part C है, analyze the current challenges facing global trade. What measures will you suggest to overcome these? ये है हमारा यूनिट नंबर 5 से। अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि मेजर्स क्या हैं, ठीक है, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या स्ट्रैटेजीज हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक। तो अगर कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें अगर आपको ये दिख रहा है कि स्ट्रैटेजीज हैं, चैलेंजेस दिए हुए हैं, मेजर्स दिए हैं, इनको बुलेट पॉइंट्स बना के याद रख लो, ठीक है। देखो अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन लिखोगे, ऑब्वियसली पहली बात ये कि आपके पास भी एक टाइम बाउंडेशन है, दूसरा आप इतना ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, राइट। तो सबसे स्मार्ट वे होता है इसका कि आप मान लो कुछ स्टेटमेंट है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि आपको स्टेटमेंट बुक में मिलता है, ठीक है, और मान लो पॉइंट्स में ही है लेकिन स्टेटमेंट्स हैं, कुछ एक हाईलाइटिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ है फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो उस स्टेटमेंट को पूरा पढ़ने के बाद देखो कि मेजरली उसमें किस चीज़ के बारे में बता रहा है, उसको अपना एक हाईलाइटिंग पॉइंट बना लो, राइट। हाईलाइटिंग पॉइंट बनाने के बाद उसको आप एग्जामिनेशन में अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दो। उससे क्या होगा, आपकी मेहनत भी कम पड़ेगी, आपको पॉइंट भी याद रहेगा, क्योंकि आपके लिए ये इम्पॉसिबल है कि आप पूरा डिस्क्रिप्शन याद रख सको, ठीक है। और लास्ट में मोमेंट में आपको रिवीजन करने में भी बहुत आसानी होगी। एक बार आप ऐसा ट्राई करके देखो, मैं बता रही हूँ आप बहुत अच्छे से पेपर लिख भी पाओगे, पेपर का प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होगा और आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे, क्योंकि मैं अपने एग्जामिनेशन में यही करती थी, ठीक है। इवन आज भी पीएचडी में मुझे जब मेरे कोर्स वर्क में मुझे इस तरीके से पढ़ना था तो मैंने उसमें भी यही करा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा, एग्जामिन द रोल एंड फंक्शंस ऑफ इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन. What kind of important challenges being faced by the exporters in India? Give a critical analysis of these challenges and what kind of export promotion measures have been adopted in India. Highlight the schemes of MEIS, RODTP and SEIS. ठीक, ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 6 से। और देखो ये यूनिट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, रीज़न बताती हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पे जो आपसे स्कीम्स के बारे में पूछ रहे हैं ना, अगर आप अपनी कोर्स बुक उठा के देखोगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स मेंशन की हुई हैं, राइट। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे आपको दिया है इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए कि मुझे लगता है कि ये आ सकता है, ठीक है। हो सकता है आपसे एग्जामिनेशन में कोई और स्कीम पूछ ले, राइट। तो जितनी भी स्कीम्स हैं प्लीज़ उनको प्रिपेयर कर लेना। मैं यहाँ पे हर स्कीम के लिए नहीं लिख सकती, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक मेंशन करके दे सकती हूँ कि सारी स्कीम्स को प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है।
मेजरली मुझे लगता है कि इनसे क्वेश्चन आ सकता है, बट सारी स्कीम्स को पढ़ के रखो, क्योंकि स्कीम्स के लिए आप अलग से या खुद से कुछ भी नहीं लिख पाओगे जब तक आपको उनके बारे में कुछ पता नहीं होगा, ठीक है, तो उनको ज़रूर पढ़ लो। नेक्स्ट है, टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री प्लेज अ पिवटल रोल in the growth of developing economy. Elucidate with reference to Indian economy. Describe the measures undertaken by the government of India to boost the exports of textile and garment sector. So this is from unit number 8. ठीक. Next है, explain how agreement on textile and clothing is detrimental to the growth of Indian textile industry. Outline the future prospects and export strategies that India need to adopt to combat emerging global challenges and create a niche for itself. ये भी है आपका यूनिट नंबर 8, ठीक। और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आपसे अग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरीज एंड हैंडीक्राफ्ट, स्केच द सिनेरियो ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, describe the export promotion measures undertaken by the government of India to boost exports of gems and jewelries and handicrafts and future prospects. ये है यूनिट नंबर 9 से। अब देखिए, यही चीज़ मैंने IBO 3 में भी बताई थी कि जितने भी आपके कमोडिटीज से रिलेटेड, ठीक है, कमोडिटीज से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक्स हैं, जैसे आपका जेम्स एंड ज्वेलरीज है, हैंडीक्राफ्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, इन सब पे आपके चैप्टर्स हैं, राइट। तो इन सब में आपको सबसे ज़्यादा क्या पता होना चाहिए, सभी में, ठीक है, ट्रेड का कॉम्पोजिशन, बोथ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, कि क्या हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्या हम इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रेंथ एंड वीकनेस उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की या कमोडिटी की जिसके बारे में डिस्कस हो रहा है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स क्या लिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, ठीक। ये चीज़ें आपको सब के लिए पता होनी चाहिए, क्योंकि इनसे आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द मेजर ट्रेंड्स ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन इंडिया, डिस्क्राइब वेरियस मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन द कंट्री। ये है यूनिट नंबर 10 से, ठीक। Next, explain the trends in India's export of engineering goods. Describe the export promotion measures with regard to engineering goods. Explain the strategies for the promotion of Indian engineering goods. ये है यूनिट नंबर 11 से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, डिफाइन अ सर्विस एंड एक्सप्लेन द वेरियस मोड्स ऑफ सर्विस एंड फीचर्स ऑफ सर्विस. Describe the strength and weakness of India in export of services. Describe the export promotion measures with regard to services. Explain the future prospects of export of services from India and state the strategic responses to overcome the weakness of the country in export of services. ये है यूनिट नंबर 12 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what potential does trade with USA hold for India? Discuss with examples. Explain the current trends in India-USA trade and discuss the pattern of mutual trade between India and USA. ये है आपका यूनिट नंबर 13 से। अब जैसे हमने पीछे कमोडिटीज आपकी इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिलेक्टेड मार्केट के बारे में, ठीक है, कि जिन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते हैं। अब उन कंट्रीज़ के साथ अगर ट्रेड देखना है तो सबसे पहले देखना है कि क्या ट्रेड कर रहे हैं, हमारे उस कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है, और करंट ट्रेंड क्या है उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ जो भी हमारा चल रहा है, जो भी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। प्लस प्लीज़ यहाँ पे याद रखना, थोड़ा डेटा आपको मेंशन करने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से नंबर यहाँ मिल पाएँ, ठीक। और प्लस आपने यहाँ पे मेजर्स क्या लिए हैं, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन इंडियाज ट्रेड विद मेजर कंट्रीज ऑफ EU. हाउ शुड इंडियाज encourage ट्रेड विद EU? डिस्कस द इंडिया चैलेंजेस ऑफ ट्रेड विद EU. तो ये है आपका क्वेश्चन यूनिट नंबर 14 से। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द करंट ट्रेंड्स इन इंडिया जापान ट्रेड. व्हाई हैज इंडिया जापान ट्रेड बीन स्टैग्नेंट? गिव आर्ग्यूमेंट्स एंड सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव दिस ट्रेड. दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 15. नेक्स्ट है, डिस्पाइट हैविंग सेपा,
India has been running a persistent trade deficit with Japan. Elaborate on the statement with a view of India SEPA with Japan. और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको सेपा के बारे में क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है. ये भी आपका यूनिट नंबर 15 से है. नेक्स्ट है हाउ हैज सार्क इवॉल्व. डिस्क्राइब द इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सार्क. एक्सप्लेन इंडियाज पैटर्न ऑफ ट्रेड विद सार्क and discuss the challenges and opportunities for India in the backdrop of SAARC. This is from यूनिट नंबर 16. और देखो इसी तरीके से आपसे आसियान के लिए भी क्वेश्चन सेम तरीके से आ सकता है. ठीक है, तो जैसे आसियान है, सार्क है, ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है IBO 3 में, तो आप उनको वहाँ से रेफर कर सकते हो क्योंकि सार्क की जो डेफिनेशन है या सार्क क्या है या आसियान क्या है वो तो ऑब्वियसली सेम ही रहेगा. राइट, तो अब वो सब चीज़ें आप IBO 3 से पढ़ सकते हो. नेक्स्ट है why is West Asia important for trade. Describe the economic characteristics of major West Asian countries. Explain the recent trends of India's trade with major West Asian countries. Discuss the main causes for negative trade balance in West Asia and discuss India's challenges with trade with major West Asian countries and describe the Indian opportunities of trade with major West Asian countries. I guess यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश करी है और ये है हमारा यूनिट नंबर 17 से. ठीक है, सो आई गेस आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं. आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ. पहला है एवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आसियान. ये आपका यूनिट 16 से मैंने आपको बताया कि आसियान जैसा सार्क का क्वेश्चन है वैसा आपसे आसियान पर भी क्वेश्चन पूरा आ सकता है. नेक्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स बाय एपीटा. ये है यूनिट नंबर 7 से. नेक्स्ट है स्कीम फॉर सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 10. समृद्ध, ये है आपका यूनिट नंबर 10 से ही. नेक्स्ट है हमारा EOU एंड SEZ. ये है यूनिट नंबर 6 और ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि आपसे स्पेसिफिकली EOU या SEZ के बारे में, एक्सपोर्ट हाउसेस के बारे में इन डिटेल क्वेश्चन आ जाए. ठीक है, तो इसको लॉन्ग के एस्पेक्ट से भी ज़रूर प्रिपेयर करना. नेक्स्ट है सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, दैट इज SEPC. ये है यूनिट नंबर 12 से. नेक्स्ट है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम. ये भी आपका यूनिट नंबर 12 से है. एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये भी आपका यूनिट नंबर 12 से है. इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स. ये भी हमारा ये है हमारा यूनिट नंबर 6 से. ठीक है, इसके बाद है एक्सपोर्ट हाउसेस. ये भी आपका है यूनिट नंबर 6 से. WTO एंड ट्रेड इन सर्विसेज. दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 5. बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये है हमारा यूनिट नंबर 3 से. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, यूनिट नंबर 6 से. और लास्ट एग्जिम बैंक एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, ये भी है यूनिट नंबर 6 से. ठीक है, तो कुछ ये हैं क्वेश्चंस आपके जो कि इंपॉर्टेंट हैं. बाकी जो भी मैंने आपको बताया प्लीज़ उसको याद रखना. जितनी भी स्कीम्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ सारी स्कीम्स को एक बार ज़रूर से गो थ्रू कर लेना क्योंकि कौन सी स्कीम एग्जामिनेशन में स्पेसिफिकली पूछ ली जाए ये नहीं पता है. प्लस EOU SEZ इन सब में काफ़ी डिटेल में आपके बुक में दिया हुआ है. प्लीज़ उनको ज़रूर से रेफ़र कर लेना. ठीक है, बाकी ये सारे क्वेश्चंस अपने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे. तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा. वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट. एंड आई विल ट्राई कि मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूँ जो भी आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन है इसके बाद. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर.